कृषि के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम चुनौतियां भी हैं जिसके निस्तारण के लिए किसानों को मदद करने के लिए सरकार कई तरीके से योजनाएं बना रही है, उसे जमीन स्तर पे लागू कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करने के लिए आज एनसीडीसी के डायरेक्टर से बात करेंगे। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। आखिर है क्या एफपीओ, और एक आम किसान अगर एफपीओ का गठन करना चाहे तो कैसे कर सकता है? एफपीओ बन सकती है एक कंपनीज एक्ट में, दूसरे सहकारी समिति के एक्ट में बन सकती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस योजना के अंतर्गत। तो एनसीडीसी को मैंडेट मिला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में एफपीओ को फॉर्म करना और उसको प्रमोट करना, उसको संवर्धन करना। स्कीम के योजना के अंतर्गत इस स्कीम के अंडर में कंपनीज एक्ट में और सहकारी समिति के एक्ट के द्वारा बन सकती है। बात है जहाँ पे फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन की बात है, तो सहकारी समिति के अंडर में हम एफपीओ बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कोई भी, जैसे जौनपुर का बात किया, तो वहाँ पे कोई एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में बनना है तो वो यूपी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में बनेगी। उस एक्ट के अंडर में क्या होता है, एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स होती है उसको देके एफपीओ बनेगी। उसकी दस्तावेज जो मेन प्रोमोटर्स होते हैं, मान लीजिए कई राज्य में एक एफपीओ बनाने के लिए 25 मेंबर चाहिए, कई राज्यों में एक एफपीओ बनाने के लिए 12 मेंबर चाहिए, मिनिमम नंबर बोल रहा हूँ। वो नंबर, उस मिनिमम नंबर किसान क्या करेंगे, आपके डिटेल्स, अपने डिटेल्स वगैरह दे के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिस होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिस में वो दस्तावेज जमा करेंगे। जमा करने के उनके तहकीकात सब कुछ चेक होने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिस से। वो ऑफिस एआरसीएस के भी हो सकता है, वो जॉइंट आरसीएस के भी ऑफिस हो सकता है। जो दस्तावेज बहुत कम से कम दस्तावेज लगता है, उनके पहचान पत्र लगते हैं, उनके जो लैंड डिटेल्स है वो लैंड डिटेल्स है तो उसकी डिटेल्स लगेगा, अदरवाइज वो क्या किस काम में जुड़े हुए हैं उसके डिटेल्स लगते हैं। और कितने काम में, मतलब अगर कोई किसी के पास खेती नहीं है, हाँ, तो क्या वो कोई उत्पाद बनाता है, हाथ से जुड़ा कोई खिलौना बड़ा बनाता है या कपड़ों का कोई काम करता है, तो वो किस तरीके से? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं जो ज़मीन है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है तभी वो एफपीओ बना पाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जैसे हमारे किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं के किसान हूँ, मैं उगा रहा हूँ, मैं कोई उपज हो रहा हूँ, तो दूसरे एक ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़े हैं जो उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। उस जो रॉ मटेरियल्स को वो वैल्यू ऐड करके एक दूसरे एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहा है, वो भी किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो भी उससे एफपीओ का सदस्य हो सकता है, एफपीओ से जुड़ सकता है। तो यही गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम है जो खाली जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं है, जो पूरा उसके सप्लाई चेन, वैल्यू चेन से कोई भी ऐसे जुड़ा हुआ है, हर कोई उससे जुड़ सकता है। एफपीओ का गठन हो गया, कोऑपरेटिव में जाकर, जैसा आपने बताया कि कोऑपरेटिव में जाके वो अपने दस्तावेज जमा करेगा और उसके बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या, उसके बाद आप क्या प्रक्रिया होती है? जैसे मैं बता देता हूँ, इसकी प्रोसेस ऐसे होती है, गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है जो इस कोई पर्टिकुलर ब्लॉक में एफपीओ बनेंगी। उस ब्लॉक में एक सीबीवीओ नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लॉय किया जाता है। सीबीवीओ क्या होता है? क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसकी किसी क्षेत्र में अनुभव रहेगा, जिसमें 5 तरह का एक्सपर्ट रहेगा। जो एक्सपर्ट है, एक एक्सपर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से है, क्रॉप हस्बेंड्री, एक एक्सपर्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, एक एक्सपर्ट है आपके अकाउंट्स की, एक एक्सपर्ट है फार्मर्स को जोड़ने की, सोशल मोबिलाइजेशन की, एक एक्सपर्ट है आईटी अकाउंट्स की, लॉ की। तो ये 5 तरह के एक्सपर्ट रहेगा। ऐसे एजेंसी को गवर्नमेंट एमपैनल करती है सीबीवीओ के तौर पे, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब भी उस ब्लॉक में वो सीबीवीओ को लगाया जाता है, वो सीबीवीओ क्या करते हैं, एक प्राइमरी स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं बेसलाइन सर्वे, जो उसमें क्या क्या क्रॉप्स उगता है, कौन सा फार्मर्स उस क्रॉप को उगाता है, वहाँ के ज़मीन कितने उस क्रॉप के अंडर में आता है, उस क्रॉप कितनी उसकी यील्ड होते हैं, सालों में उसकी क्रॉपिंग साइकिल कितनी है, इस तरह के बेसलाइन सर्वे होती है। उस बेसलाइन के सर्वे के आधार पे क्या होते हैं, उस फार्मर्स को एक कैंपिंग करके, एक अवेयरनेस प्रोग्राम रख के सेंसिटाइज किया जाता है। जो ऐसे
केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसके अंडर में ये सब सुविधा है। फिर क्या होता है, किसानों के साथ एक बैठक किया जाता है। जो किसान के साथ बैठक किया जाता है उनको देके एक एफपीओ बनाया जाता है। जैसे कि आपने बताया, वो दस्तावेज जमा करने के बाद उस किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अब जो सीबीबीओ है उस एफपीओ को लेके बैठ के और भी उसको बड़े मायने पे कैंपेन करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जैसे और फार्मर्स और किसान भाइयों जुड़ सकते हैं। प्लेन एरिया में होता है तो मिनिमम 300 मेंबर उसमें जुड़ जाना चाहिए। जब ही जुड़ जाता है तब उसको क्या करते हैं, एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एनसीडीसी उसको हर तरीके का ग्रांट्स जो भी स्कीम के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत है, वो उसको हम दिलाते हैं। 300 सदस्य जुड़ने के बाद सरकार की तरफ से उसे एफपीओ को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है और इसके अलावा क्या क्या सहायता दी जाती है? जी, इस योजना के अंतर्गत कई सुविधा है। पहले जो फाइनेंशियल ग्रांट्स दिया जाता है, मैंने बताया प्लेन एरिया के एफपीओ होंगे तो 300 मेंबर होना चाहिए, और हिली एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया के एफपीओ होंगे तो मिनिमम 100 मेंबर्स होना चाहिए। अब जो एफपीओ बन गया उनको दो तरीके के ग्रांट दिया जाता है। एक होता है मैचिंग इक्विटी ग्रांट और दूसरे होते हैं उस एफपीओ नए बने हैं उनको अभी अपने पाँव में खड़े होने के लिए टाइम चाहिए, उनके अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए टाइम चाहिए, तो इतना जल्दी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो इसलिए जो उसके एफपीओ को मतलब अपना बिजनेस करके अपना, जब तक उसकी सीईओ, इसका अकाउंटेंट, उनके जो ऑफिस के रेंट वगैरह, जो यूटिलिटी वगैरह चार्जेस होते हैं, वो सब पेमेंट करने के लिए उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए गवर्नमेंट जो दूसरी ग्रांट देती है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट। उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जैसे कि मैंने बताया, इस स्कीम के अंतर्गत एक सीईओ को वो रिक्रूट कर सकते हैं, एक अकाउंटेंट को रिक्रूट कर सकते हैं, एक ऑफिस को हायर कर सकते हैं। बाकी जो यूटिलिटी चार्जेस है वो सब भी उनको सुविधा के लिए गवर्नमेंट पे करती है। कितना हाँ, अब मैं आ जाता हूँ दो तरीके के जो मैंने बताया, एक इक्विटी ग्रांट, एक मैनेजमेंट कॉस्ट। इक्विटी ग्रांट गवर्नमेंट 15 लाख देती है, वो 3 सालों में गवर्नमेंट, आप एक ही वन गो में भी वो रिलीज हो सकती है 15 लाख, और वो किस्तों में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट के जो नियम है ऐसा है, जो हर किसान भाई को 2000 मैक्सिमम 2000 तक इक्विटी ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से इक्विटी नहीं है, पूरा 100% ग्रांट है, वो ग्रांट दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एफपीओ का सदस्य है 750, वो 2000 करके अपने शेयर पूंजी जो रेज किया है वो हो गया 15 लाख, तो तुरंत गवर्नमेंट के तरफ से उनके एफपीओ के खाते में 15 लाख रिलीज हो कुल मिला के जो 750 किसान हैं 2000 रुपये पर हेड वो जमा करते हैं, और उतना ही उसी रकम के बराबर जो है सरकार जो है उनको फंड देती है, उनके खाते में बिल्कुल वो जमा कर देती है। ये 15 लाख रुपए एफपीओ के खाते में आ जाते हैं। दूसरा आपने बताया कि एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट, एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया, जो एक सीईओ लगाएंगे, एक अकाउंटेंट लगाएंगे, एक ऑफिस रेंट में लेंगे, बाकी उनके यूटिलिटी चार्जेस होते हैं, प्लस एक बार उनके सेटअप, ऑफिस सेटअप के लिए वन टाइम जो कॉस्ट होते हैं, उनके फर्नीचर, फिक्सचर और कंप्यूटर सेटअप दिया जाता है, टोटल 18 लाख दिया जाता है 3 सालों में। 3 साल आप मोटा मोटा मान लीजिए हर साल 6 लाख दिया जाता है, वो भी हम एडवांस में देते हैं। अच्छा, 6 महीने का जो अमाउंट मोटा मोटा 3 लाख वो एडवांस में देते हैं, सो दैट टाइमली उस सीईओ को, उस अकाउंटेंट को अपने अपने सैलरी मिल जाए, वो अपने काम कर पाए, अपने ड्यूटी डिस्चार्ज कर पाए। ये एफपीओ का गठन हो गया, ऑफिस भी बन गया, ठीक है। अब संचालन की बात आती है कि किसान भी जुड़ गए हैं बहुत सारे, अब वो किसान फसल उगा रहे हैं, वो खरीद, एफपीओ जो है उसको खरीद रही है, अब वो मार्केट तक कैसे पहुँचे? बिल्कुल। और उस इन बिटवीन उसमें प्रोसेस क्या क्या होता है कि उसके पैकेजिंग, प्रोक्योरमेंट और वैल्यू एडिशन, उसके लिए क्या आप लोग की तरफ से कोई सपोर्ट दिया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह कुछ होती है, या किस तरीके से वो करते हैं? हाँ जी, जो बड़ी अब दूसरी जो सुविधाएं हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट्स है इस स्कीम के अंडर में, वो है जो किसान एफपीओ तो बना लिए, वो अपने उपज को कैसे अच्छे तरह से मार्केट कर पाएंगे, उसको कैसे अच्छा भाव मिलेगा, वो जो मार्केटिंग लिंकेज का काम वो सीबीबीओ के द्वारा जितनी भी लोकल ट्रेडर्स हो गए, पहले तो मैं बोलूँगा फिजिकल मार्केट, जितने भी लोकल ट्रेडर्स हो गए या जितने भी बड़ी कंपनी हो सकते हैं, उनके साथ एमओयू करा के उनके साथ मार्केटिंग टाई अप कराते हैं, सो दैट उनकी उपज मार्केटिंग लिंकेज हो जाए।
दूसरी बात है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग सीबीओ के तौर पे हम दिलाते हैं। जो किसान अभी तक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके उसको मंडी में बेच रहे थे, अब सरकार की जो कोशिश है, सरकार की लक्ष्य है, किसान अपने सेटअप ऐसे बनाए जो उसमें वैल्यू ऐड करे। मान लो मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, किसान पहले गेहूं उगा के गेहूं को बेच देते थे अपने मंडी में होलसेल रेट में। अब सरकार की लक्ष्य है क्यों ना वो अपने गेहूं को पीस के, अपने पैकेजिंग करके, अपने एपीओ का नाम डाल के, अपने एरिया का नाम डाल के उसको प्रमोट करे, उसको मार्केट करे, और वही वो अच्छे कोई कंपनी के साथ टाई अप करके वो उसको और भी अच्छे मार्केट, अच्छे इसमें करे। ये मैं फिजिकल मार्केट की बात बताया। दूसरी बात है, एक किसान की अच्छे क्वालिटी गेहूं हो गया, कहीं अच्छे चिली होते हैं, कहीं अच्छे टर्मरिक होता है, मगर हमारे देश के दूसरे कोने पे वो कैसे पहुंचाया जाए, वो सरकार की तरफ से एक नया इनिशिएटिव आया है, ONDC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उसमें हमारे कोशिश है क्या, हम हर एपीओ को 1 to 1 उसको अवेयरनेस कैंप करके वो ONDC प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड करा रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इनएम प्लेटफॉर्म, एक जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है, उस प्लेटफॉर्म में भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सो दैट उनके प्रोडक्ट दूसरे कोने में भी वो दूसरे बायर्स भी उसको देख के उसको ऑर्डर दे पाएँ। अच्छा, ओवरऑल एक एफपीओ पर सरकार कितना खर्च करती है? मतलब एक, अगर हम मान के चलें एक एफपीओ का गठन हुआ है तो उस पर सरकार की तरफ से क्या कितनी मदद हो जाती है? फाइनेंशियल ग्रांट के तौर पे देखें, एक एफपीओ के खाते में इक्विटी ग्रांट और मैनेजमेंट कॉस्ट मिला के सरकार उसको, सरकार की जो प्रोविज़न है स्कीम के अंडर में 33 लाख एफपीओ के लिए, उस एफपीओ को हैंड होल्डिंग सपोर्ट और नर्चरिंग करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए जो सीबीपीओ को डिप्लॉय करते हैं, उसको पर एफपीओ 25 लाख सरकार प्रोवाइड कराती है। तो एक एफपीओ के पीछे सरकार की जो सपोर्ट रहती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो 58 लाख। मगर यहाँ पे सरकार की जो सपोर्ट सीमित नहीं रहती है, कैपेसिटी बिल्डिंग के छोड़ के जो उसकी प्रोसेसिंग के काम, उसके मार्केट लिंकेज के काम के साथ साथ सरकार उसको क्रेडिट लिंकेज भी दिलाती है, उसमें भी सरकार की बड़ी सपोर्ट रहती है। कैसे? सरकार ने एक ट्रस्ट बनाई है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एपीओज, जो नाबार्ड के अंडर में नैब संरक्षण करके एक सब्सिडरी बना हुआ है, जो ट्रस्टी है इस ट्रस्ट के अंडर में। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, ये ट्रस्ट का नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एपीओज। ये एक्सक्लूसिवली फॉर एपीओज। इसमें क्या करा जाता है, जो किसान को आज नए नए एपीओ बनाया, उनको कहीं से क्रेडिट मिलने में, फाइनेंस मिलने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले बोलती है सिक्योरिटी के बिना उसको फाइनेंस नहीं मिलेगी। एक जो लघु सीमांत किसान होती है, जिसके पास ज़मीन नहीं हुई है, उसको एपीओ बनती है तो उसको बड़ी मुश्किल होती है उसको कोई क्रेडिट मिलने में, फाइनेंस मिलने में सिक्योरिटी के बिना। तो उसमें सरकार की बहुत बड़ी योजना के कंपोनेंट है, जो इस ट्रस्ट के अंडर में उसको बिना सिक्योरिटी की, बिना कोलैटरल की क्रेडिट मिलेगी। कितना तक मिल सकती है? 2 करोड़ तक क्रेडिट मिल सकती है। अगर आपके पास खेत है, नहीं है, फिर भी आप सरकार की मदद से बहुत अच्छा कृषि के क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और खुद के साथ साथ तमाम किसान भाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं। गांव जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।